सभी मित्रों को नमस्कार और सभी शत्रुओं के पिछवाड़े पे दो लात। आज का विषय यूपीएससी है और यूपीएससी के विषय में मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। यूपीएससी विशेषकर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यूपीएससी में जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में, यूपीएससी के लिए बच्चे किस प्रकार के रिसोर्सेज को रेफ़र करते हैं उसके बारे में, किस प्रकार के बुक्स पढ़ते हैं, किस प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किस प्रकार का कचरा आंसर लिख के आते हैं, इन सब विषयों में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि सारे यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बकवास नहीं है, सारे टीचर्स बकवास नहीं है। कुछ बहुत अच्छे टीचर्स भी है, कुछ जेन्युइन टीचर्स भी है, लेकिन बहुत से ये जो मैं बातें बोलने वाला हूँ ये मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो मेजॉरिटी में एक प्रोपोगेंडा चलता है यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उसके लिए जो रिसोर्सेज बच्चे पढ़ते हैं उसके थ्रू। और ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीएससी के कुछ अटैम्प्ट्स दिए हुए हैं, इस वर्ष भी मैं देने वाला हूँ। तो जब देने वाला हूँ तो उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च करना चालू किया कि किसका टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए। तो विजन आईएएस का कई लोग बोल रहे थे लेना चाहिए, कि तभी मैंने विजन आईएएस में एक पढ़ाने वाली एक मोटी आंटी का एक वीडियो देखा। देखिए, मैं उन्हें मोटी आंटी उनके फिजिकल फीचर्स पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो आंटी इस वीडियो को देखेगी तो ट्रिगर मत हो जाइएगा। मैं आपकी बुद्धि पे कमेंट कर रहा हूँ। आपकी बुद्धि मोटी बुद्धि है, इसलिए मैं आपको मोटी आंटी कहकर पुकार रहा हूँ। तो उस मोटी आंटी का कहना था कि भारत में जो भक्ति मूवमेंट का प्रचार प्रसार हुआ वो इस्लाम को कॉपी कर रहे थे, एक प्रकार से इस्लाम के इगैलिटेरियन लिबरल प्रिंसिपल्स को कॉपी कर रहे थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने उनको फैक्चुअली काउंटर भी किया। हालांकि फैक्चुअली काउंटर करना ही इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनको फैक्ट्स, मैं बोला ना, ये मोटी आंटी है, इनके भेजा मोटी बुद्धि है, तो इनके भेजे में फैक्ट्स से ये दूरी रहते हैं। इस प्रकार के लोग जो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं अधिकतर लोग, और ये अपने ही कुछ एक लाला लैंड में जीते हैं, ये एक आइडिया ऑफ इंडिया में जीते हैं। इनका आइडिया ऑफ इंडिया में जीते हैं, वो मैं बताऊंगा इनके आइडिया ऑफ इंडिया में। सबसे पहले विजन आईएएस का रिस्पांस में कुछ कीवर्ड्स मैंने उठा के रखा है। तो विजन आईएएस को इसके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ट्विटर पे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। देखो विजन आईएएस, मैं आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लेने वाला था, अब तो वो लूँगा नहीं। आपके इस रिस्पांस की कुछ धज्जियाँ उड़ाते हैं। चलिए, तो उसने रिस्पांस में लिखा एस्टीम्ड फैकल्टी। ये मोटी आंटी को ये एस्टीम्ड फैकल्टी बोलते हैं, ये मोटी बुद्धि वाली आंटी को, ठीक है। आंटी पर्सनली ना लीजिएगा, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। आपका नाम मुझे याद नहीं है, तो एक उपयुक्त विशेषण का प्रयोग करके मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो उस मोटी आंटी को इन्होंने एस्टीम्ड फैकल्टी कहा, और ये इसका कहना है कि वी वे आर नेवर इंटेंडेड टू हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स। भाई, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कीजिए। भाई, लोगों के अगर कुछ बकवास सेंटिमेंट है तो उन्हें हर्ट तो करना ही बनता है, लेकिन फैक्ट्स पे कीजिए। लोगों के सेंटिमेंट्स आप हर्ट कीजिए, लेकिन फैक्ट्स पे कीजिए। झूठ बोलकर आप मक्कारी करके, और ये जो मक्कारी चला रहे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ना, इससे हमारा सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। और हमें गुस्सा आ रहा है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। आप तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कीजिए। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ यार, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करो। आप इस आसमानी किताब और फतवाया आलमगिरी, इस सब के कोड्स आप कोड करो, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करो। हालांकि उनके सेंटिमेंट्स अगर आप हर्ट करोगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा, और आपका विजन अलग हो जाएगा और आईएएस अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे आप नहीं जाना चाहेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है आपकी भी। आपको भी धंधा चलाना है, आपको भी कहीं से पैसे मिल रहे होंगे इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने के, क्या हो, ये सब तो हो ही सकता है। और उन्होंने उस स्टेटमेंट में इस बात को फिर से एम्फसाइज किया। ये कोई विजन आईएएस का कोई अपोलॉजी लेटर नहीं था। उन्होंने उसमें बोला कि भक्ति मूवमेंट जो इगैलिटेरियन अपील और कास्टलेस सोशल ऑर्डर है इस्लाम का, उसको काउंटर करने के लिए बना था, और उससे इंस्पायर्ड होकर। भाई, बेहयाई की एक हद होती है, मूर्खता की एक हद होती है। मैं कोई गलत विशेषण का उपयोग नहीं किया जब मैंने उस आंटी को मोटी आंटी कहा। इन सालों की बुद्धि वाकई मोटी है और कचरा भरा हुआ है पूरा, मतलब कुछ भी। अब थोड़ा सा शांतिप्रिय समुदाय पे और शांतिप्रिय मजहब पे आ जाते हैं कि शांतिप्रिय मजहब को इन्होंने इगैलिटेरियन, लिबरल, सोशल, पता नहीं क्या क्या बोला है। भाई, ये शांतिप्रिय मजहब इतना लिबरल, सेकुलर, सोशल है कि अफ़गानिस्तान में जो बुद्धिस्ट और हिंदू मेजॉरिटी, वहाँ से हिंदू और बुद्धिस्ट ही समाप्त हो गए। तो देखिए, उन्होंने एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बना डाला तालिबान ने। भाई, सभी बुर्का पहनेंगे क्या, मतलब लड़कियां अपने चॉइस का ड्रेस पहनती है तो उनमें डिफरेंसेस तो दिखेगा ही ना, कि कोई लड़की आज हरा कलर का सलवार सूट पहनी है, कोई पीला। तालिबान ने बोला नहीं, सभी को बुर्का पहनाओ। देखो, इगैलिटेरियन सोसाइटी बन गया। जो जितने भी हिंदू बुद्धिस्ट हैं उनको मारो, सिख को मारो, इगैलिटेरियन सोसाइटी बन गया। पाकिस्तान में सबको मार डालो, काट डालो। 14% जो हिंदू थे आज 1% बचे, बन गया ना इगैलिटेरियन सोसाइटी। बांग्लादेश में 33% हिंदू थे, आज 8% है, वो भी इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे, नहीं चाहिए हमें कश्मीरी पंडित, मार दिया, काट दिया और भगा दिया उन्हें वहाँ से, बन गया इगैलिटेरियन सोसाइटी। आपका टर्की में इगैलिटेरियन सोसाइटी बन गया, आपका सीरिया में बन गया, इराक में बन गया, इजिप्ट में बन गया, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो ये तो शांतिप्रिय मजहब का इगैलिटेरियन सोसाइटी है। और जो उनकी बातें नहीं मानता, फिर वो कभी प्लेन को उड़ा देते हैं टावर पे, कभी बम फोड़ देते हैं पार्लियामेंट पे,
कभी कुछ कर देते, कभी यस कर देते, कभी मोपला में जेनोसाइड करते हैं। तो ये तो इगैलिटेरियन सोसाइटी है शांतिप्रिय मज़हब का। अब उसके बाद मोटी आंटी का एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें बोल रही थी कि मैरिज जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। तो मोटी आंटी बोल तो सही रही थी, लेकिन वो एग्जाम्पल इसका नहीं दे पाई। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आज से 1400 वर्ष पूर्व एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी हुआ था 52 वर्ष का, जो एक 6 वर्ष की लड़की से जिसने शादी किया था और 9 वर्ष की उम्र में उस लड़की के साथ सेक्स किया था। तो उस मशहूर आदमी का एक मशहूर कहानी है जिसको वो मोटी आंटी एग्जाम्पल के रूप में नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया तो सरतन से जुदा, यानी विजन आईएएस का विजन अलग हो जाएगा और आईएएस अलग हो जाएगा। तो ये मोटी आंटी को पता ही है। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अभी भी हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि शांतिप्रिय समुदाय के लोग 14 वर्ष की लड़की का जो निकाह हुआ किसी 40 वर्ष के लड़के से, वो लीगल ठहराया गया, क्योंकि शांतिप्रिय समुदाय का जो शांतिप्रिय किताब है उस किताब के अनुसार वो चलते हैं, शरिया के एक्ट के अनुसार चलते हैं, 1937 शरीयत एक्ट के अनुसार वो चलते हैं। और उस एक्ट के अनुसार अगर लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गया है तो वो विवाह के लिए लीगल है। मतलब उनमें वो 18 साल वाला वो भी सीलिंग लागू नहीं होता। अभी सरकार कानून लेकर आएगी, लागू करेगी, लागू तो हुआ नहीं है, तो जब तक लागू नहीं है तब तक वही कानून चल रहा है। तो ये है भाई शांतिप्रिय समुदाय का कहानी। और ये जो आंटी बोल रही थी ना, मोटी आंटी की मैरिज, अरे मैरिज मत बोलो, निकाह बोलो, निकाह सेक्सुअल डिज़ायर के लिए होता है। और निकाह हलाला तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी शांतिप्रिय समुदाय के लड़के ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब वापस उससे निकाह करना चाहता तो उस बीवी को पहले निकाह हलाला करना पड़ेगा। तो निकाह हलाला में वो अभी कभी अपने ससुर के साथ हलाला करती है, अपने देवर के साथ हलाला करती है, हलाला में सेक्स वैक्स भी होता है। फिर वो उसका ससुर या देवर उसको तलाक देता है, तब उसका अपने पति के साथ, फिर अपने शौहर के साथ फिर से निकाह होता है। तो निकाह, इन सब का एग्जाम्पल देना चाहिए मोटी दीदी को। मतलब मोटी दीदी अपने आप को रिवॉल्यूशनरी और कुछ बहुत बड़ा फैकल्टी समझती है, तो मोटी दीदी में हिम्मत भी होनी चाहिए कि फैक्चुअल एविडेंस के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई, विजन आईएएस को, ये वी डोंट इंटेंड टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स, ये बकवास ही स्टेटमेंट है। यू शुड हर्ट सेंटिमेंट्स। अगर लोगों के सेंटिमेंट गलत जगह है तो आपको उनको सेंटिमेंट्स को हर्ट करना ही है भाई। अगर सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करोगे तो आप रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन कैसे लाओगे? आपको रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन चाहिए ना, तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करो, लेकिन सही जगह हर्ट करो, फैक्चुअली हर्ट करो। अपना प्रोपेगेंडा फैलाकर थोड़ी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। उससे तो लोगों को गुस्सा ही आता है। आपका झूठ सीधा सीधा दिख रहा है, तो आपके झूठ से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किया तो लोगों को गुस्सा आता है। लोगों के सेंटिमेंट्स तब हर्ट होंगे जब आप उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करेंगे और आपको फैक्चुअली कोई काउंटर नहीं कर पाया, तब आप प्रॉपरली लोगों के सेंटिमेंट्स फैक्ट्स के अनुसार हर्ट करेंगे। लेकिन वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता रंगीला रसूल के कारण क्या हुआ था, ये सभी को आपको पता ही है। तो आपके पास हिम्मत नहीं है, आपके गांड में दम नहीं है लोगों के, सही लोगों के सेंटिमेंट्स फैक्चुअली हर्ट करने का, ठीक है। तो ऐसी बकचोदी ना किया करो जब गांड में दम ना हो। अब आते हैं एक दृष्टिया आईएएस का एक लौंडे का मैंने देखा, कोई चूतिया कीर्ति नाम का था, मैं अब उसका पूरा नाम नहीं लेने वाला। कोई चश्मा पहनकर जो बकचोदी कर रहा है, वैसे चश्मा पहनकर मैं भी बकचोदी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। मेरे बातों में दम होना चाहिए, मुझे यूपीएससी का एग्जाम भी देना है और मैं इन सब लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे बातों में जो महत्व है उसमें यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वो चश्मुद्दीन का कहना था कि वो मार्क्स की थ्योरी और ये सब, भाई मैं उसको मनोरोगी मानता हूँ। वैसे नीरज यात्री जी ने उसके लिए एक शो किया था, तो उसको मनोरोगी इसलिए मानना चाहता हूँ क्योंकि 30 वर्ष की उम्र के बाद जो भी मार्क्स को सीरियसली लेता हो तो मनोरोगी है ना। मतलब जिन लोगों ने पिछले 100 वर्षों में करोड़ों लोगों की हत्याएं कर दी, उस रिवॉल्यूशन को ये जस्टिफाई करते हैं और पता नहीं क्या क्या उसको ये ग्लोरीफाई करते हैं। तो दृष्टि आईएएस तो और भी बुरा हाल है उनका विजन आईएएस से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखिए यूपीएससी में किस प्रकार के रिसोर्सेज से लौंडे बच्चे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, अपने आप को एस्पिरेंट बोलते हैं, एस्पायर करते हैं ये आईएएस बनने का, ठीक है, आईएएस बनने का एस्पायर करते हैं और फिर बन जाते हैं तो कंट्री की, हमारे देश की ऐसी की तैसी करते हैं ये। मतलब क्या ही बताए, ऐसे लोग आईएएस बनकर भी देश का क्या हाल होता होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो भारत में कोई भी समस्या अगर कहीं दिख रही है आपको, तो उस समस्या के रूट में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कोई चूतिया सरकारी बाबू आपको मिलेगा। तो ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे आईएएस आईपीएस आईएफएस निकम्मे निठल्ले हैं। कुछ बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी पता है। लेकिन जो लॉ ऑफ एवरेजेस है ना, कि जब आपका फिल्टर सिस्टम आपका जो यूपीएससी, अच्छा यूपीएससी पे आता है कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। भाई यूपीएससी भी कोई दूध का धुला नहीं है। यूपीएससी खुद ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे घटिया प्रश्न पूछता है, घटिया उसके मीन्स के पेपर होते हैं, ऐसा इसी प्रोपेगेंडा लिखने वाले, आंसर लिखने वाले लोगों को ज़्यादा नंबर देते हैं। जो सच्चाई लिखते हैं, जो
इन औरंगज़ेब की जो कोई सच्चाई लिख दिया अपने आंसर पेपर में तो उसको एक कम नंबर देकर कटा देंगे, इंटरव्यू में कटा देते अच्छे अच्छे लोगों को जो इनके प्रोपेगेंडा को सूट करता है, वैसी वाणी बोलता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यूपीएससी खुद दूध का धुला नहीं है, यूपीएससी खुद निकम्मा निठल्ला नकारा इंस्टीट्यूशन है, जिससे निकम्मे निठल्ले नकारा और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और ये ऐसे नालायक सरकारी बाबू निकलते हैं अधिकतर। उसके बाद वो LBNSA में जाके और अपना उनका हो जाता है काम तमाम। तो यूपीएससी के कुछ प्रमुख रिसोर्सेज में प्रकाश डालना चाहूँगा, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। वाह वाह, अगर किसी को भारत क्या है ये समझना है तो वो सबसे अच्छा जो उसके लिए रिसोर्सेज है वो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द हिंदू जिस प्रकार का भारत प्रेजेंट करना चाहता है, आपको बस कुछ नहीं करना है, उसका अपोजिट एज्यूम करना है। अगर द हिंदू बोल रहा है कि यहाँ पे कास्ट प्रॉब्लम है, कास्ट पॉलिटिक्स है, ये है वो, आपको एज्यूम करना है हिंदू द हिंदू झूठ बोल रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक है। द हिंदू जिसको अच्छा बोलता है आपको उसको उल्टा मानना है, तो आप भारत के लिए जो अच्छा है वो समझ जाएंगे। जैसे द हिंदू मैं स्वयं पढ़ रहा था द हिंदू, तो ये क्या नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना चाइना का, अरे द हिंदू में हर 2-3 दिन में एक एडिटोरियल आ जाता था कि क्यों इंडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहिए, क्यों चाइना से दूर रहना इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेकार होगा। तो समझ गए ना इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा, इंडिया के लिए अच्छा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूर रहना। तो ये तो है भाई द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का हाल आप सभी को पता ही है। तो ये भारत इनके समझ में भारत तो आने वाला नहीं है। ये नेहरू के द आइडिया ऑफ इंडिया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे चलते हैं, जो कि इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करता है, इंडिया को एक कास्टिस्ट और दुनिया भर के एडजेक्टिव से सुशोभित करके इंडिया को बदनाम करता है, कश्मीर को फ्री कराने की बात करता है। तो ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा इनके रिसोर्सेज में, इनके न्यूज़पेपर्स में हर जगह दिखाई देता है। अब आते हैं हिस्ट्री बुक्स पे। RS शर्मा, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्रा, वाह भाई वाह। जब मैंने इन 3 बुक्स को पढ़ा तो देखिए मैं एक नॉर्मल सा बंदा था, मुझे ये पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं जब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और जब मैंने RS शर्मा पढ़ा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैंने थोड़ी देर के रिसर्च में उसके कई बातों को फैक्चुअली इनकरेक्ट साबित कर दिया और मैं फिर घुसते गया उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरा फैलाया है RS शर्मा ने, और बहुत सारे झूठ लिखे हैं उसके किताब में। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे मैं रिसर्च करते गया बोला यार ये तो टट्टी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो पूरा का पूरा टट्टी है, ये अंग्रेज़ों का, गोरों का टट्टी है, जो ये टट्टी अपने सर पर लगा कर ये कम्युनिस्ट फैला रहे थे, बांट रहे थे पूरे भारत में। तो भाई जो गोरों का टट्टी है वो इस टट्टी को ग्लोरीफाई करते हैं और एक रत्ती भर भी सच नहीं है उसमें। मतलब द जयपुर डायलॉग्स ने 2 करोड़ का इनाम भी रखा है, अभी कोई उसको क्लेम करना आया नहीं है। आप उस पर जितना रिसर्च करने जाएंगे, मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ, श्रीकांत तालागिरी के जो बुक्स हैं और आपके बीबी लाल के, जो बीबी लाल तो भारत के भीष्म पितामह माने जाते हैं आर्कियोलॉजी में, तो उनकी पुस्तकें हैं। आपके प्राइमरी सोर्सेज पे वैदिक टेक्स्ट पे जाओगे, आप किसी भी एंगल से उसको रिसर्च कीजिए। अभी एक डॉक्टर की एक बुक आई है, टीयरिंग अपार्ट आर्यन इन्वेजन मिथ, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ वो, तो उन्होंने उस बुक में काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन, मतलब कहीं से कोई लॉजिक नहीं बैठता भाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी का। तो जब लॉजिक बैठता नहीं है तो लेफ्टिस्ट लिबरांडो ने उसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बोल दिया, अब वो भी नहीं बैठता तो अब आर्यन टूरिज्म थ्योरी लेके आए कि हाँ कभी कभी आर्यन यहाँ टूरिस्ट बन के आते थे और यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा तो है मतलब, और उसी प्रोपेगेंडा के अंतर्गत यूपीएससी चल रहा था और शायद आज भी चलता है। आर्यन द्रविडियन इस प्रकार का स्कोटा लहसुन ये करते रहते हैं, अभी भी ये द्रविडियन छोड़ा नहीं है उन्होंने, द्रविडियन लैंग्वेजेस और ये सब दुनिया भर का। तो इस प्रकार का डिवाइड करना अभी भी पूरी अपने ओर से तो पूरा ट्राई करते ही है, इंटरव्यू में भी ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पेपर भी ट्राई करते हैं। और उसके बाद तो सतीश चंद्रा तो और भी महान है। RS शर्मा अगर ये है तो सतीश शर्मा इतना बड़ा वाला है। मतलब उसने अपने बुक्स में औरंगजेब का जो थोड़े बहुत, उसने बोला थोड़े बहुत जो मंदिर तोड़े भी है पॉलिटिकल रीजन से तोड़े, उसको जस्टिफाई किया उन्होंने। सिख बच्चों को जो मारा औरंगजेब ने उसको जस्टिफाई किया। हर प्रकार के जस्टिफिकेशंस, ये इनके जस्टिफिकेशन को डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये इस मामले में तो बहुत स्मार्ट है कि एक प्रेमिस सेट करते हैं, उसमें दुनिया भर के ये बोलते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, इस्लाम के आने से ये हुआ वो हुआ। तो इस प्रकार के इनका टेक्निक रहता है भाई, टेक्निक है। और बहुत सी चीज़ तो ये बताता ही नहीं, मतलब बहुत सी बातें तो बताता ही नहीं कि कुतुब मीनार क्यों खड़ा किया और किस प्रकार से इल्तुमिश ने उज्जैन को अटैक किया, सोमनाथ पे कैसे अटैक हुआ, क्या डिटेल्स थे उसके, क्या मोटिवेशन थे उनके, ये सब ये बताएंगे नहीं कभी। कि वो कैसे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, कैसे वो धिम्मियों का एक ग्रुप बनाया, कैसे यहाँ पर स्लेव ट्रेड कराया, भाई लाखों लोगों को
बाज़ारों में जाकर बेचते थे, ये सब वो बताएंगे नहीं भाई। शाहजहाँ की हरम में कितनी लौंडियाँ थी वो बताएंगे नहीं। शाहजहाँ अपनी मुमताज़ महल की बेटी पे ही शाहजहाँ कैसे लाइन मारता था और उन दोनों का रोमांस के बाद, ये सब ये बताएंगे नहीं। तो एलिमिनेट करके भी आधी चीज़ें खा जाते हैं और फिर उनके इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रेस करते हैं। ये सब तो उनका टेक्निक है। और बिपिन चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री तो और भी कचड़ा है। मतलब साले ये झूठ क्या सफाई से बोलते हैं। मतलब 1921 मोपला जेनोसाइड को ये रिबेलियन का नाम देते हैं, रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। मतलब इस प्रकार के एकदम निहायत ही नीच किस्म के लोग हैं ये, नीच किस्म का रिसोर्सेस है, बहुत ही घटिया लेवल का रिसोर्सेस है ये। इसकी जितनी भर्त्सना कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। और कड़ी निंदा और इनको एक्सपोज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये सरकार भी कड़ी निंदा ही कर रही है। अब तक 7 साल में इन्होंने कड़ी निंदा ही किया है। भाई तुम्हारे पास पावर था। देखिए मोदी जी की जगह अगर मैं होता तो 7 साल छोड़िए, मैं 7 मिनट नहीं लगाता ये एनसीईआरटी की बुक्स को कचरे में के डिब्बे में डालने के लिए। एनसीईआरटी पे जो नीरज अत्री जी ने रिसर्च किया वो तो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है, वो प्रॉपर रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो उनके रिसर्च से जो रिवॉल्यूशन आया थिंकिंग में लोगों के एनसीईआरटी के अगेंस्ट, वो काफ़ी जायज़ है। जो गुस्सा है वो काफ़ी जायज़ है और एनसीईआरटी को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। अब थोड़ा आते हैं कि लास्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, एक लास्ट पॉइंट पे ये आ रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अधिकतर आईएएस और आईपीएस से सब निकलते हैं, निकम्मे निठल्ले नकारा निकलते हैं, इस प्रकार का उनका स्क्यूड आइडिया ऑफ इंडिया रहता है। इस बात को अगर आपको प्रूव करना और समझना है तो सबसे अच्छा रिसोर्सेस है आईएएस के टॉपर्स का जो आंसर पेपर है ना, एसएस इन्होंने लिखे होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये फ्रीली अवेलेबल है। गूगल पे जाके आप इनके एसएस पढ़िए, इनके आंसर पढ़िए, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बहुत से लोग अच्छा आंसर भी लिखते हैं, मैं नहीं बोल रहा बहुत से यूपीएससी टॉपर कुछ अच्छा आंसर भी लिखते हैं, लेकिन जब आप इनके कुछ कई टॉपर्स के मैंने ऐसे पढ़े हैं यार, आप अपना सर पीटने लगेंगे। भाई ऐसे लोग आईएएस कैसे बन गए। मतलब एक लड़की ने पेट्रियार्की और ये वो दुनिया भर की चीज़ों के लिए भारतीय समाज को गालियाँ दी, और वो जो वोक फेमिनिस्ट होती है ना अमेरिका की, जो चिल्ला कर रोते रहती है, वैसी टाइप का उसका आंसर लग रहा था। वो आईएएस यूपीएससी में 2nd या 3rd रैंक आया था उसका, सोच सकते हो आप। अब ये 1st रैंक का बता रहा हूँ मैं, उसका नाम नहीं लूँगा। तो 1st रैंक वाले ने क्या लिखा था, चेंज के ऊपर कोई एक ऐसे लिखना था, उसने लिखा था कि हम अज्यूम करते थे कैपिटलिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर, लेकिन फिर सोशलिज्म और ये आया तो हमने सोशलिज्म को चेंज कर लिया फॉर बेटर गुड। वाह भाई वाह। मतलब 1991 के पहले जो हमारा बुरा हाल था उसको वो ग्लोरीफाई कर रहा था कि हमने वो लेकर अच्छा किया। हाँ, ये नॉन अलाइनमेंट पे दुनिया भर के ज्ञान देंगे कि गांधीयन आइडियाज आज कितने रेलेवेंट है, गांधीयन आइडिया से वर्ल्ड में पीस आ जाएगा। तो भाई गांधीयन आइडिया से वर्ल्ड में पीस आ जाएगा तो यूक्रेन जाओ ना तुम, चरखा लेके चरखा चलाओ यूक्रेन में, सत्याग्रह करो यूक्रेन में, ठीक है। गांधीयन आइडिया से पीस आ जाएगा। भाई ऐसे लोग डिप्लोमेट बनते हैं हमारे। अब आप सोच सकते हो हमारे डिप्लोमेसी का क्या हाल होता होगा। ऐसे लोग साले जाके डिफेंस इंडस्ट्री में नेगोशिएशन करते हैं राफेल लाने के लिए। भाई मैं आर्मी ऑफिसर्स के लिए तरस खाता हूँ कि ऐसे निकम्मे निठल्ले लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाएंगे तो क्या हाल होगा कि गांधीयन आइडिया से वर्ल्ड पीस आएगा। भाई गांधी चिरकुट भारत में डिफेंस फोर्सेस को ख़त्म करना चाहता था और उसको मानने वाले गांधी, अम्बेडकर, नेहरू, अबे छोड़ो भाई इनको। साले भारत चलेगा चाणक्य के बताए हुए मार्गों पर भारत चढ़ेगा कि ये गांधी, नेहरू, अम्बेडकर इस प्रकार के मीडियोकर लोगों के बताए हुए मार्गों पर भारत चलेगा। भारत चलेगा चाणक्य के मार्ग पर, भारत चलेगा स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर। भाई क्लैरिटी है नहीं तुमको। अपने आइडिया ऑफ इंडिया में जीते हो लाला लैंड में, और उस लाला लैंड में जीते हुए अगर यूपीएससी ऑफिसर बन जाते हो तो ऐसी तैसी भी कराते हो। तो भाई इस वीडियो में जो बोल रहा हूँ ऐसा अगर मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गया तो हरगिज नहीं बोलने वाला। मैं भी उन्हीं की तरह झूठ बोलूँगा। मैं भी बोलूँगा कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया ऐसा होता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म। मैं भी ऐसा झूठ बोलने वाला हूँ, इसलिए तो ये सब अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा ना। मैं प्रॉपरली झूठ बोल कर सेलेक्ट होऊंगा अगर मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया तो। और फिर अंदर जाके फिर अपना देखेंगे, एक बार सेलेक्ट हो गए तो अपना धीरे धीरे अंदर से जाके इनका काम करेंगे। तो वहाँ तो मैं झूठ बोलने वाला हूँ, पर यहाँ खुलकर जो अपने मन की बात थी वो मैंने कह दी। विजन आईएएस का तो बॉयकॉट है ही, दृष्टि का भी प्रीलिम्स में लेने नहीं वाला। अब देखता हूँ किसका लेंगे। वैसे तो साले ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मोटी आंटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके ट्रिगर मत होइएगा। मैंने आपके फिजिकल फीचर्स पे कोई कमेंट नहीं किया, आपकी बुद्धि पे कमेंट किया कि वो मोटी बुद्धि की थी, बस इतना ही है। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।